जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 55 क्वेश्चन होंगे और ये टोटल प्रीवियस ईयर होंगे, जैसा मैं रोज कराता हूँ। और ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगते होंगे। अगर आपको कहीं से भी डाउट हो कुछ भी का और मेरे द्वारा बताने में कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे सुधार करेंगे। आज का पहला सवाल मैं पढ़ने जा रहा हूँ और आंसर देने की कोशिश कीजिए, खुद से पढ़िए। आज का पहला सवाल है, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक के ध्रुवों की संख्या होगी एक, दो, एक या दो, शून्य। आपने कभी भी चुंबक के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें हम जानते हैं कि जब भी हम कितने भी भागों में एक चुंबक को तोड़ दें या काट दें, उसकी दो चुंबक के ध्रुव हमेशा होगी। चाहे वो उसे 10 भाग में भी तोड़ दिया जाए तो उसमें उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा डैश होती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। कम होगी, अधिक होगी, बराबर होगी, आधी होगी। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं प्राकृतिक की तुलना में तो वो कैसी बनती है, मजबूत होती है। तो इसमें आपसे भी पूछा जा रहा है कि अगर कृत्रिम चुंबक हम बनाते हैं तो प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा क्या होगी, तो अधिक होगी। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक एक है, क्या है? अस्थायी चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है, अस्थायी चुंबक है, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप बताइए विद्युत चुंबक क्या होता है। अब आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर जरूर बता सकते हैं। विद्युत चुंबक होती है जब हम कॉइल में विद्युत धारा के सप्लाई करते हैं तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र होती है। जैसे ही हम विद्युत धारा को बंद करते हैं तो उसमें चुंबक की क्षेत्र खत्म हो जाता है, तो क्या होती है, वो अस्थायी चुंबक होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी उंगली किसे प्रदर्शित करती है? बल की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, विद्युतीय धारा की दिशा को, कुछ नहीं। आपसे पूछा जा रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम। आपको पता हो कि अंगूठा जो होती है वो बल की दिशा को दिखाती है और राइट और ये भी राइट हैंड में जब आएंगे तो उसमें अलग ही रूल हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है तर्जनी क्या दिखाएगी, तो तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है। आप ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गॉस बराबर कितना होता है? 10⁻4 टेस्ला, 10⁻5 टेस्ला, ऑप्शन सी है 10⁻6 टेस्ला, ऑप्शन डी है 10⁻7 टेस्ला। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, आपने जरूर इसे कहीं पढ़ा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 गॉस बराबर होता है 10⁻4 टेस्ला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है? मैं आपको इसमें कुछ एक क्वेश्चन और बता दूं। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, चुंबक के अंदर में जब भी पूछा जाए तो वो दक्षिण से उत्तर ध्रुव की होती है, और जब चुंबक के बाहर की से पूछा जाए तो वह उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ये याद रखिएगा। आपसे इन दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है। जब चुंबक के अंदर होगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर होगा। ऑप्शन 20 द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता डै का मान होता है, कितना होता है? आपसे पूछा जा रहा है वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान। इकाई होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है या धनात्मक, परंतु अधिक होता है, कैसा होगा? आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। वायु तथा निर्वात में चुंबकशीलता का मान होता है वही काय होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वह उपयुक्त क्या होगी? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, वह चुंबक नहीं बच सकता, इनमें से कोई नहीं। जिसकी धारण शक्ति अधिक होगा उसे हम अस्थायी चुंबक बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। और नर्म लोहे का यूज हम लोग यूज करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कॉइल के द्वारा
400 गुने 10⁵ वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कितना एमएफ की आवश्यकता होगी यदि रिलैक्टेंस 1.25 × 10⁻⁻ एम्पियर टर्न वेबर है। इसे बनाने का एक फार्मूला होता है एमएफ। अगर एमएफ पूछा जाए एफ, तो ये आपका हो जाता है आपका फ्लक्स होता है आपका फ्लक्स फिर से सही से लिखूं, एफ बराबर होता है फ्लक्स। अभी देख लीजिएगा, ये फ्लक्स लिखा हुआ, फ्लक्स गुने रिलैक्टेंस होता है, ये रिलैक्टेंस होता है। आप इसे देख लीजिएगा, ये फार्मूला हो गया। अब इसे पर पुट कर दीजिए, आपको दिया गया है कॉइल के द्वारा इतना वेबर का फ्लक्स दिया गया आपको। फ्लक्स के लिए ये दिया गया आपको 400 गुने 10⁻⁵ दिया गया, और आपको रिलैक्टेंस दिया गया 1.25 × 10⁵। हम जानते हैं कि जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, तब जब ये दोनों जुटेगा तो ये दोनों कट जाएगा, और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 500 एम्पियर टर्न आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विद्युत चुंबक पर लपेटों की संख्या 40 हो तथा उसमें से प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर हो तो उत्पन्न चुंबकीय बल का मान कितना होगा। चुंबकीय बल का मान आपसे पूछा जा रहा है आपसे, तो चुंबकीय वाहक बल का मान हो जाता है आपका, चुंबकीय वाहक बल का मान हो जाएगा आपका, ये डायरेक्ट आप इसे गुना कर दीजिए। इसमें आपका दिया गया कितना, लपेटों की संख्या तो n × I होता है, चुंबकीय वाहक बल का मान बराबर हो जाता है n × I। n आपको दिया गया 40, करंट दिया गया 5, ये जब गुना कर दीजिएगा तो ये 200 एम्पियर टर्न आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चुंबक में उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल 640 एम्पियर टर्न है, यदि उसके चुंबकीय फ्लक्स इतना है तो आपसे चुंबक का रिएक्टेंस पूछा जा रहा है आपको। जस्ट मैंने इस टाइप का अभी पहले फर्स्ट में जब नोमेरिकल बताया तो उस टाइप का एक क्वेश्चन था, मैं फिर से बनाकर दिखा दे रहा हूँ। जब आपसे पूछा जाए एफ दिया गया था, ये फार्मूला हो गया था, तो ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स गुने रिएक्टेंस हो गया। हमें आपसे पूछा जा रहा है क्या, रिएक्टेंस आर पूछा जा रहा है, हमें एम दिया गया है आपको 640, और ये आपका फ्लक्स का मान दिया गया है 16 × 10⁻⁻6, ये हो गया आर बराबर, जो रिएक्टेंस को हम आर से दिखाते हैं, ये हो जाएगा 16 चौके 64, ये हो जाएगा 40। जैसे ही ये जब ऊपर जाती है तो यह साइन चेंज हो जाएगी, ये -6 था तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻6। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ है निकेल, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, लोहा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब लौ चुंबकीय पदार्थ होगा, निकेल, कोबाल्ट और लोहा, ये लौ चुंबकीय पदार्थ है तीनों, और ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकता। कठोर इस्पात का, निकेल का, नरम लोहा का और स्टेनलेस स्टील का। हम जानते हैं कि नरम लोहा का हम लोग यूज अस्थायी चुंबक नहीं बना सकते, इसे हम लोग अस्थायी चुंबक बनाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जस्ता, चांदी, कॉपर, सिलिकॉन, इस्पात। और ऑप्शन ये आंसर आपके नीचे सामने ही आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों को क्रोम पॉलिट क्यों बनाते हैं। भंवर हानि को कम करने के लिए, शिथिलता हानि के ताम्र हानि के लिए,
लौ हानि के लिए। तो हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए मशीनों को कोड को पलित क्यों किया जाता है, तो उसे हम हमेशा भंवर धारा हानि को कम करने किया जाता है, जिसे हम लोग एडी करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थैतिक विद्युत बहाव बल का मान निर्भर करता है कॉइल के प्रतिरोधों पर, फ्लक्स के मान पर, फ्लक्स में परिवर्तन के दर पर, चालक के आकार पर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, फ्लक्स में परिवर्तन के दर पर ये निर्भर करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं चुंबकीय, डायाचुंबकीय, पैराचुंबकीय, फेरोचुंबकीय। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पा रहा है कि नहीं। तो अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं पैराचुंबकीय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुए चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। जस्ट मैंने आपको पहले ही से बताया कि जब भी आपसे बाहर के से पूछा जाए तो किस तरह से होगा और अंदर में किस तरह से होता है। तो जब भी आपसे बाहर में पूछा जाए कि छड़ चुंबक के चारों पैदा होने वाली चुंबकीय रेखाएं होती है जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह डैश बनाने के लिए उपयुक्त होती है। मैंने आपको जस्ट पहले बताया, जिसकी धारण शक्ति अधिक होगी वह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए होगी, जिसमें कम होगी वह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए होगी। तो इसका धारण शक्ति उच्च है तो ये अस्थायी चुंबक बनाने के लिए यूज होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक से पूछा जाए, मैक्सवेल होता है, टेस्ला होता है, गॉस होता है, वेबर होता है। आंसर देने का कोशिश कीजिए। ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम में। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। बी चुंबकीय फ्लक्स पर आता है फ्लक्स बाई ए, एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल बोलते हैं ए, ये बी बाई फाइव बाई ए होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान होता है। पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है। इकाई से कुछ कम होता है, इकाई होता है, इकाई से कुछ अधिक होता है, इकाई से बहुत अधिक होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। इसका आंसर आपको दीजिए, आप देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या होता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका इकाई से कुछ इकाई से कुछ अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द अधिक होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। मैं फिर से दिखा दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्री स्पेस की परमियाबिलिटी कितनी होती है। 4 पाई इंटू 10⁻⁹ हेनरी मीटर, 4 पाई इंटू 10⁻⁸ हेनरी मीटर, 4 पाई इंटू 10⁻10 हेनरी मीटर, और ऑप्शन डी है 4 पाई इंटू 10⁻6 हेनरी मीटर। जब भी आपसे पूछा जाए कि फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी कितनी होती है तो होती है 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम की अपेक्षित परमेबिलिटी की इकाई होती है कि हेनरी मीटर, फैराडे पर मीटर, ये लिखा गया हेनरी पर मीटर, इनमें से कोई नहीं,
इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अपेक्षित परमिलिटी की इकाई, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेनोइड की क्रोड में कॉपर का प्रयोग किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, जस्ते का प्रयोग किया जाता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। सेलेनोइड में किस प्रकार का क्रोड का यूज होता है? आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। सेलेनोइड में हम लोग सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलैक्टेंस का विपरीत क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है रिलैक्टेंस का विपरीत क्या होता है। तो रिलैक्टेंस का विपरीत का 4 ऑप्शन दिए गए। ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमियंस होता है, रिलेक्टिविटी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। रिलैक्टेंस का विपरीत परमियंस होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो लंबे पैरेलल कंडक्टरों के बीच बल किसके विलोमानुपाती होते हैं? एक कंडक्टर का करंट होता है, दो कंडक्टरों के करंट के गुणनफल होता है, दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी का, कंडक्टरों के अर्धव्यास का। आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी होता है ये। जब भी पूछा जाए कि दो पैरेलल कंडक्टरों के बीच के बल किसके विलोमानुपाती होता है, तो वो होता है दोनों कंडक्टरों के बीच की दूरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम होता है? दाएं हाथ का नियम अपनाते हैं, दाएं हाथ का क्रॉक स्क्रू नियम अपनाते हैं, सी उपरोक्त दोनों नियम को अपनाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए। आप देखिए इसका आंसर आपसे बन पा रहा है कि नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का यूज करते हैं? आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम दोनों का यूज करते हैं। दाएं हाथ का नियम भी और दाएं हाथ के क्रॉक स्क्रू नियम, दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक करंट प्रवाहित वाले कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तब इसका अनुभव क्या होगा? ईएमएफ बढ़ जाएगा, ईएमएफ कम हो जाएगा, एक बल्ब उत्पन्न होगी, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक करंट प्रवाहित वाले कंडक्टर को चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तब क्या होगा? ईएमएफ बढ़ जाएगा, ईएमएफ कम हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा, इनमें से कोई नहीं। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि एक कंडक्टर प्रवाहित करंट एक करंट प्रवाहित वाले कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तब इसका अनुभव एक बल उत्पन्न होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार बल की दिशा किस उंगली के द्वारा दिखाई जाती है? बीच की उंगली दर्शाएगी, पहली उंगली दर्शाएगी, अंगूठा दिखाएगी, अंगुलियों में से बनी मुट्ठी दर्शाएगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अंगूठा बल की दिशा दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं, सस्पिएबिलिटी कहते हैं, फ्लक्स घनत्व कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन फोर्स के अनुपात को हम लोग सस्पेटिबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टील को चुंबक बनाना साधारणतः कठिन है, क्यों? इसकी अपेक्षित घनत्व अधिक होती है, इसकी परमिएबिलिटी अधिक होती है, इसकी परमिएबिलिटी कम होती है, इस पर जंग जल्दी लगता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अपेक्षित घनत्व अधिक होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेक्टेंस का इकाई क्या होता है। रिलेक्टेंस का इकाई पूछ रहा है। हेनरी हेनरी पर होता है, हेनरी पर मीटर होता है, मीटर हेनरी होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिविटी की इकाई क्या है। एम्पियर टन मीटर, वेबर और वेबर पर मीटर स्क्वायर। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पा रहा है कि नहीं। आपसे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर दीजिए। आपसे पूछा गया कि रिलेटिविटी की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर होगा एम्पियर टन मीटर होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ का हुआ गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग। परमियंस कहते हैं, रिलेक्टेंस कहते हैं, ससेप्टेबिलिटी कहते हैं, धारण शक्ति कहते हैं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसे क्या कहेंगे। पदार्थ का हुआ गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने का सहायक होता है उसे परमियंस कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय सर्किट की तुलना निम्न से क्या असमानता होती है। ईएमएफ और एमएमएफ और ईएमएफ, रिलेक्टेंस और करंट, कंडक्टेंस और परमियंस और कंडक्टेंस। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा, रिलेक्टेंस और करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पदार्थ जिसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी कम होती है उसे क्या कहते हैं। डायमैग्नेटिक कहते हैं, बाइपोल कहते हैं, बाइपोलर कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं और फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ पदार्थ जिसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी कम होती है उसे क्या कहते हैं, उसे डायमैग्नेटिक कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेक्टिविटी किसके समान होता है। परमेबिलिटी के, कंडक्टिविटी के, रेसिस्टिविटी के, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पा रहा है कि नहीं। आपसे पूछा गया है कि रिलेक्टिविटी किसके समान होती है, तो रिलेक्टिविटी रेजिस्टिविटी के समान होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे, और जहाँ भी आपको कुछ भी इसमें कमियाँ नजर आए प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइए, मैं उस कमी को सुधारने का कोशिश करूँगा। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तब कंडक्टेंस में ईएमएफ पैदा हो जाती है। उपयुक्त कथन किसके सिद्धांत पर है। फैराडे के नियम पे, जूल्स के नियम पे, कूलम के नियम पर, वेबर के एविंस थ्योरी पे। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपने ये क्वेश्चन आंसर आसानी से आप इसे दे सकते हैं। आपने जब भी पढ़ा होगा कि ये जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तो कंडक्टर में पैदा हो जाता है। उपयुक्त कथन किसके सिद्धांत पर, तो ये फैराडे के नियम पर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट में जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है यदि विद्युत सर्किट स्थिर हो, विद्युत सर्किट परिवर्तित हो, चुंबकीय और विद्युत सर्किट स्थिर रहे। इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर ईएमएफ पैदा करता है यदि विद्युत सर्किट में परिवर्तित होगा, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स से जुड़कर ईएमएफ पैदा करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सूत्र किसके सिद्धांत पर है। फ्लेमिंग के नियम पर, अंगूठा नियम पर, फैराडे के नियम पर, लेंज के नियम पर। ये सूत्र फैराडे के नियम पर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे। क्रोड को ठोस बनाया जाए, क्रोड को लेमिनेशन किंतु बिना इंसुलेटिंग वर्निशिंग से बनाया जाए, क्रोड को लेमिनेशन और इंसुलेटिंग वर्निशिंग लगाकर बनाया जाए। इनमें से कोई नहीं। जब भी हम एडी करंट को कम करना तो क्रोड को लेमिनेशन और इंसुलेटिंग वर्निशिंग लगाकर बनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के गुण द्वारा दो कॉइलों को विद्युतीय जोड़ा जाता है, मैग्नेटिक जोड़ा जाता है, मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है, दोनों प्रकार से जोड़ा जाता है। इनमें से कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। अगर सही हो रहा है ये सब सारे क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ये तो पूरे
आने वाले एग्जाम जितने भी होंगे, बार, इसरो, रेलवे, ये सारे एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है, मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अस्थायी चुंबक अपना चुंबक खो देगा कब? जब चुंबक बल हटा लिया जाए, जब चुंबक बल समान रखा जाए, जब चुंबक बल कम कर दिया जाए, जब चुंबक बल हटा लिया जाए। तो जब भी हम अस्थायी चुंबक में जब चुंबक बल हटा लिया जाएगा तो वो अपना चुंबक तो खो देगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अस्थायी चुंबक में चुंबक रहता है जब चुंबक बल हटा लिया जाए, जब चुंबक बल नहीं हटाया जाए, जब चुंबक बल स्थिर रखा जाए, जब चुंबक बल घटा लिया जाए। आप जब भी से बात है जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि जब अस्थायी चुंबक रहता है, जब भी हम उसे चुंबक बल हटा भी लिया जाएगा तो उसमें चुंबक तो रहेगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक के ध्रुव अलग किए जा सकते हैं, अलग नहीं किया जा सकते हैं, अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं, इनको टुकड़ों में तोड़कर अलग किया जा सकते हैं। मैंने इससे पहले जब फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसमें हमने कहा कि जब एक चुंबक को कितने भी भागों में काट दिया जाए, उसके 2 ध्रुव होंगे, उत्तरी और दक्षिणी, तो इसे हम अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी था करेक्ट आंसर होगा, अलग नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक की समर्था बढ़ाई जाती है चालक की लंबाई को बढ़ाकर, चालक की लंबाई को घटाकर, टर्नों की संख्या बढ़ाकर, टर्नों की संख्या घटाकर। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत चुंबक की संख्या बढ़ाई जा सकती है, उसमें टर्नों की संख्या को हम बढ़ाकर उसकी समर्था बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक की समर्था बढ़ाई जा सकती है टर्नों की संख्या घटाकर, धारा का परिणाम बढ़ाकर, धारा का परिणाम घटाकर, चालक की लंबाई को बढ़ाकर। इसे बढ़ाने के लिए हम धारा का परिणाम को बढ़ाकर विद्युत चुंबक की समर्था बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, क्रॉक स्क्रू नियम के द्वारा, अंगूठा नियम द्वारा। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। आपसे पूछा जा रहा है धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, कैसे ज्ञात की जा सकती है? आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे सही हो पा रहा है कि नहीं। अगर सही हो पा रही है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह मैं आपको प्रीवियस ईयर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। क्रॉक स्क्रू नियम द्वारा हम धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात की जा सकती है सीरे नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा, क्रॉक स्क्रू नियम के द्वारा। जब भी आपको पूछा जाए कि ध्रुवता ज्ञात की जा सकती है, वो सीरे नियम के द्वारा हम लोग ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात कर सकते हैं। वो सीरे नियम के द्वारा हम लोग ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक मोटो फोर्स की इकाई क्या होती है? आपसे पूछा जा रहा है एमएफ की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है, अर्ग होती है, एम्पियर टर्न होती है, कूलम होती है। आंसर देने का कोशिश कीजिए, देखिए क्या इसका आंसर होता है। मैग्नेटिक मोटर फोर्स की इकाई एम्पियर टर्न होती है। मैंने इससे पहले भी बताया एमएफ का होता है उधर जब न्यूमेरिकल बता रहा था। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेक्टेंस की इकाई क्या होता है? वेबर होता है, एम्पियर होता है, मैक्सवेल होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या आंसर हो सकता है। तो रिलेक्टेंस की इकाई होता है एम्पियर टर्न, वेबर होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेमी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? इंडक्टेंस की इकाई क्या होगा? ओम होगा, महो होगा, फैराडे होगा, हेनरी होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। ये टोटल आपको 54 क्वेश्चन थे और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं। मैं आने वाले समय में मैं प्लेटफॉर्म से भी आपको जब उसके सेट के एक एक क्वेश्चन को मैं आपको क्वेश्चन वाइज करा दूंगा। लेकिन मैं अभी इसे प्रीवियस ईयर अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं करा रहा हूँ और आशा करता हूँ आपको अच्छे लग रहे हो क्वेश्चन।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट सेट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।